ड्राइवर गाड़ी रोको। कामयार खानजादा गार्ड्स के बगैर निहायत उजलत में गाड़ी से उतरा। सड़क किनारे घास में एक लड़की बेसुध पड़ी थी। छोटे साहब, इस लड़की की तो शलवार भी नहीं है। मुझे ये शरीफ घर की नहीं लगती। हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। अपनी बकवास बंद करो खाबर। लड़की पर चादर डालो। वो इस पर गुर्राया और फिर लड़की को अपनी गाड़ी में डालकर फार्म हाउस ले आया। मुलाजमा सर्वेंट क्वार्टर जा चुकी थी। मजबूरन कामयार ने खुद ही इसके कपड़े बदले। कमरे का गर्म माहौल मिलते ही लड़की होश में आई। कौन हो तुम? किसकी बेटी हो? कामयार का लहजा हमदर्दाना था। जिमल में बाबा का नाम खयाम हुसैन है। अपने जानी दुश्मन का नाम सुनते मुकाबिल के चेहरे पर सख्ती दर आई। रात गहरी हो रही थी। वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर नीम सीधा होकर बैठा था। एक हाथ खिड़की के किनारे पर टिका हुआ था। नजरें सड़क पर जमी हुई थी। इसकी चौड़ी जिसामत रोबदार इंसान ऐसा था कि ड्राइवर भी गैर जरूरी बात करने से गुरेज करता था। गाड़ी कच्ची सड़क पर झटके खाती आगे बढ़ रही थी कि अचानक इसकी निगाह दाएं तरफ अटकी। इसके चेहरे के खदोखाल सख्त हो गए थे। वो बेख्तियार गंभीर लहजे में बोला, यूसुफ गाड़ी रोको। इसका लहजा हुक्म देने वाला था, सवाल की गुंजाइश नहीं थी। ब्रेक की चिड़चिड़ाहट के साथ गाड़ी रुकी और वह दरवाजा खोलकर नीचे उतरा तो पीछे बैठे गार्ड्स भी फौरन हरकत में आ गए थे। बड़े साहब का हुक्म था कामयार खानजादा को एक लम्हा भी तन्हा नहीं छोड़ना है। इसकी बेबाक तबीयत ने गांव में ही इसके कई दुश्मन पैदा कर दिए थे। यूसुफ जल्दी से इसके करीब आया था और घबरा कर बोला, क्या हुआ साहब, सब खैरियत है? वो अच्छे तरीके से जानता था कि हर तरफ कामयार के लिए रात के वक्त कितना खतरा है, लेकिन इसने बगैर इसकी तरफ देखे झाड़ियों के सिमत इशारा किया और संजीदगी से बोला, वहां कुछ है, मुझे किसी का हाथ नजर नहीं आया। लाइट मारो। यूसुफ ने फौरन मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की और मोहतात कदमों से आगे बढ़ा। चंद लम्हों बाद इसकी रफ्तार सुस्त हुई, फिर अचानक वो ठटक गया था। साहब, इसकी आवाज में घबराहट थी। यहाँ एक लड़की है, हालत ठीक नहीं लग रही। वो चारों तरफ नजर डालते हुए काफी बेचैन नजर आ रहा था। कामयार एक कदम आगे बढ़ा और फौरन बोला, क्या मतलब, खैरियत है? यूसुफ ने एक नजर कामयार पर डाली थी और फिर नजरें चुराकर बोला, इसके कपड़े मुकम्मल नहीं है और जख्म भी लग रहे हैं कमीज में, लेकिन शलवार नहीं है, दुपट्टा भी नहीं है। सैंडल टांगों के दरमियान पड़ी हुई है, बहुत अबतर हालत में। मुझे नहीं लगता हमें इसमें पड़ना चाहिए, मसला बन सकता है। बेहतर है हम यहाँ से निकल जाएं। ये लड़की अच्छे घर की नहीं लग रही, आपके लिए मुसीबत बन सकती है। यूसुफ की बात सुनकर इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए सख्ती चमकी। इसने गर्दन से अपनी चादर उतारी और सीधा झाड़ियों की तरफ बढ़ गया था। लाखों बदजुबान मगर औरत की इज्जत करना, इसको इज्जत की चादर देना, इसका सबसे अहम फरीजा था। वो गुस्सा भरे लहजे में बोला, लड़की है, कोई चीज नहीं कि छोड़ दे। मुझे हाथ हिलता हुआ नजर आया, यानी जिंदा है। यूसुफ खामोश हो गया। जानता था कि कामयार के सामने अगर एक लफ्ज भी बोला, इसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके लिए खामोश रहने में ही इसने आफियत समझी थी। वो करीब पहुंचा। टॉर्च की रोशनी में लड़की का वजूद वाज़ेह हुआ। इसने झुककर बगैर हिचकिचाहट के चादर इस पर डाल दी थी। लड़की बेहोश थी, सांसें मध्यम मगर चल रही थी। इसने इसे एहतियात से बाहों में उठाया। वजूद गैर मामूली हद तक हल्का था। एक लम्हे को इसकी नजर इसके चेहरे पर पड़ी और वो रुक सा गया था। ये यहाँ पर? इसकी आंखें चमकी थी। यूसुफ ने हैरत से देखा। साहब, कुछ कहा आपने? इसने फौरन खुद को संभाला। इसके गिरफ्त कदरे सख्त हो गई थी और वो फौरन बोला, कुछ नहीं, गाड़ी तक ले चलते हैं। वो तेज कदमों से वापस आया और पिछली नशिस्त पर इसे लेटा दिया था। गार्ड्स एक दूसरे को देख रहे थे मगर किसी ने सवाल नहीं किया था। सब जानते थे कि अगर इसने भी सवाल किया तो सबकी शामत आएगी। वो खुद भी दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गया था। यूसुफ ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। अंदर बैठते ही यूसुफ बोला, हवेली चलें, लेकिन ये लड़की हवेली में सब सवाल करेंगे।
وہ चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में बोला, हवेली नहीं जाना है, अम्मा जान आई हुई हैं, गाड़ी फार्म हाउस ले जाओ, वहीं पर इस लड़की का फैसला होगा। यूसुफ ने चौंक कर रियर व्यू मिरर में इसे देखा। फार्म हाउस? इस वक्त साहब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही। काम्यार ने एक सख्त नजर इसके वजूद पर डाली थी और निहायत दुरुस्त लहजे में बोला, यूसुफ, मुझे तुम्हारी ये आदत जहर से भी ज्यादा बुरी लगती है। मुझे हुक्म देने वाले लोग पसंद नहीं है। मैंने कहा ना, वहां ले जाओ। अब दोबारा मुझे किसी भी किस्म का सवाल नहीं चाहिए। याद रखना, तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं आगे जा सकता हूँ। गाड़ी चलाना मुझे आती है। लहजे में ऐसी कतियत थी कि मजीद सवाल करना बेकार था। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। कुछ देर खामोश रही, फिर यूसुफ ने हिचकिचाते हुए बोला, साहब, अगर ये कोई केस हुआ तो पुलिस पूछगछ। इसकी बात सुनकर कामयार इस बार संजीदगी से बोला, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, तुम बस गाड़ी चलाते रहो। बिला वजह के सवाल करने की जरूरत नहीं है। यूसुफ खामोश हो गया था। कामयार की नजर पीछे लेटी लड़की की तरफ बार बार जा रही थी। इसने हल्के से इसकी नब्ज चेक की और खुद से बोला, सांसें ठीक है। फिर इसका चेहरा एक बार फिर संजीदा हो गया था। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंची, और वो भी इस हालत में? आंखों की चमक बता रही थी कि वो इस लड़की से वाकिफ है। बस एक अजीब खदशा था जो इससे बेचैन कर रहा था। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, साहब, अक्सर ऐसे मामलात में लोग खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं। हमें दूर रहना चाहिए था, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे ना जाने क्यों मामला बेहद संजीदा लग रहा है। जिस हाल में लड़की मिली है, कहानी का रुख बदल जाएगा। कामयार इसकी बात सुनकर सख्त लहजे में बोला, खामोश हो जाओ यूसुफ, इंसानियत भी किसी शय का नाम है। अगर इसकी जगह तुम्हारी बहन होती तो भी यही कहती। यूसुफ एक लम्हे को चुप हो गया, फिर नजरें झुका ली थी और शर्मिंदा लहजे में बोला, नहीं साहब, कभी नहीं। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई थी। चंद लम्हे बाद कामयार धीरे से बोला, इसे देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। बार बार ऐसा लग रहा है जैसे किसी की दुखती रग मेरे हाथ में आ गई हो। यूसुफ ने चौंक कर दोबारा आईने में देखा, किसकी? सब ठीक है? आप इस लड़की को जानते हैं क्या? वो मुस्कुराया नहीं, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और याद का मिला जुला असर था। वो संजीदगी से बोला, हाँ, और यही वजह है कि ये मामला अब मेरा है। गार्ड अंधेरे रास्ते को चीरती हुई सीधी फार्म हाउस की तरफ बढ़ती चली गई। एक लंबी मुसाफत के बाद गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। इसने दरवाजा खोलने में एक लम्हा भी जाया नहीं किया था। पिछली सीट से झुककर इसने लड़की को अपनी बाहों में उठाया। चादर अब भी इसके गिर्द मजबूती से लिपटी हुई थी। कदम सीधे अंदर की तरफ बढ़े थे। पीछे गार्ड्स वहीं रुके थे। वो लंबे डग भरता हुआ कमरे तक पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर इसे एहतियात से बिस्तर पर लटा दिया था। एक नजर इसके बेसुध चेहरे पर डाली, फिर फौरन साइड टेबल पर रखा। इंटरकॉम उठाया, सलमा, फौरन मेरे कमरे में आओ। एक जोड़ा लेकर आना। अपना लहजा ऐसा था कि दूसरी तरफ से सिर्फ जी साहब सुनाई दिया था। इसने इंटरकॉम रखा और चंद लम्हे खामोश खड़ा इससे देखता रहा, जैसे किसी उलझन में हो। फिर एक लंबी सांस लेकर खिड़की की तरफ मुड़ा, मगर नजर बार बार पलटकर इसी पर आ रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आ जाओ। दरवाजा खुला और एक दरमियानी उम्र की औरत अंदर आई। इसने बगैर सवाल किए कपड़े इसकी तरफ बढ़ाए, फिर एक सरसरी नजर बिस्तर पर लेटी लड़की पर डाली। इसके चेहरे पर हैरत की झलक आई, मगर इसने कुछ कहा नहीं। जानती थी सामने खड़ा शख्स इससे सवाल करना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। वो एहतराम में महज इतना ही बोली, और कुछ चाहिए साहब? नहीं, तुम जा सकती हो। वो खामोशी से पलट गई थी। दरवाजा बंद होते कमरे में दोबारा खामोशी छा गई थी। इसने कपड़े हाथ में लिए और फिर आहिस्ता से लड़की की तरफ बढ़ा। चंद लम्हे वो वहीं खड़ा इसे देखता रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। ये काम मुझे खुद ही करना होगा। अगर मुलाजमा को शामिल किया, मसला बिगड़ सकता है। इसने कदम बिस्तर की तरफ बढ़ाए थे और शलवार उठाई थी, मगर अचानक फितरी हया आरे आई थी और इसने फौरन कमरे की लाइट्स बंद कर दी थी। हल्की सी मध्यम रोशनी रह गई थी। इसके हाथों में हिचकिचाहट थी, मगर हरकत में एहतियात साफ जाहिर थी। इस नजरें दूसरी तरफ रखकर जल्दी जल्दी इसके कपड़े तब्दील किए।
जैसे खुद को इस अमल से दूर रखना चाहता हो। कुछ लम्हों बाद इसने लाइट्स दोबारा ऑन की। कपड़े बदल चुके थे। इसने फौरन एसी का टेम्परेचर बढ़ाया और एक कुर्सी खींचकर बिस्तर के करीब बैठ गया था। आंखें इस पर टिकी थी मगर चेहरा अब पहले से ज्यादा संजीदा था। तकरीबन 10 मिनट बाद कमरे की फिजा बदलने लगी। लड़की की उंगलियां हिली, फिर इसके होंठ जरा से जंबिश में आए। इसने फौरन सीधा होकर इसे देखा। होश में आ रही है? चंद लम्हों बाद वो अचानक झटके से उठकर बैठ गई थी। सांसें तेज थी, आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी। इसे इधर उधर देखा जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। कहाँ हूँ? इसकी आवाज कांप रही थी। आप कौन है? वास्ता से खड़ा हुआ और बोला। सुकून से बैठो लड़की। मजीद घबरा गई थी, पीछे हटने की कोशिश की थी। कामयार ने अचानक कमर के पीछे हाथ ले जाकर पिस्तौल निकाली और सीधा इसके कनपट्टी पर रख दी थी। हरकत मत करना। लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं कामयार खानजादा हूँ। इसकी आवाज ठंडी और सीधी थी। और तुम मुझे झाड़ियों के पास मिली थी इस हालत में कि ना तुम्हारी शलवार थी ना दुपट्टा। बहुत अबतर हालत थी तुम्हारी। लड़की के होंठ कांपे। मैं नाम क्या है तुम्हारा? इसने बात काट दी। और किसकी बेटी हो? चंद लम्हे वो खामोश रही, फिर बामुश्किल बोली। मेरा नाम जिमल है। मेरे बाबा खयाम हुसैन है। मैं इसी गांव की हूँ। ये नाम सुनते इसके चेहरे पर सख्ती छा गई थी। आंखों में एक दम से सर्द चमक आ गई थी। खयाम हुसैन? जिमल ने डरते हुए सर हिलाया। वो चंद कदम पीछे हटा मगर पिस्तौल अभी भी इसके हाथ में थी। तुम वाकई इसकी बेटी हो? जी। इसने एक तल्ख मुस्कुराहट दबाई। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे साथ क्या हो चुका है? जिमल ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी हिफाजत की है। खुदा के लिए मुझे मेरे घर छोड़ दें। आपने मेरी इतनी मदद की है, प्लीज एक मदद और कर दें। मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। उसने गौर से उसके चेहरे को देखा जैसे झूठ तलाश कर रहा हो, फिर बोला, पहले पूरी कहानी सुनाओ, फिर फैसला करूंगा तुम्हारे साथ क्या करना है। मैं कुछ नहीं बता सकती। मुझे जाने दें प्लीज। वो अचानक हंस पड़ा। ये ख्याल अभी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम यहाँ से जा सकती हो। जिमल ने चौंक कर इसे देखा। वो इसके करीब झुका, नजरें सीधी इसकी आंखों में गाड़ दी। तुम्हारे बाप की सबसे बड़ी कमजोरी अब मेरे हाथ है। इस कमजोरी से मुझे बहुत फायदा होने वाला है। ये कहकर वो सीधा हुआ, पिस्तौल वहीं कमर में उड़सी और वो बगैर पीछे देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा खुला, फिर बंद हो गया। कमरे में अब से जिमल की तेज सांसें रह गई थीं और इसकी नजर दरवाजे पर जमी थी जहां से वो अभी अभी गया था। लेकिन इस बात का एहसास इसे शिद्दत से हो चुका था कि अभी भी वो सही हाथों में नहीं है और आंखों ही आंखों में इसने अपना मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात बीत गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मुसलसल बजते मोबाइल की आवाज ने इसकी आंख खोल दी थी। इसने नागवारी से करवट बदली, फिर हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर नजर पड़ी तो पेशानी पर बल आ गए थे। यूसुफ? इसने फौरन कॉल रिसीव की। हाँ कहो, क्या बात है? दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। साहब, वो लड़की फार्म हाउस से भाग गई है। हमने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन क्या? वो झटके से उठकर बैठ गया। आवाज में गुस्सा साफ था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? यूसुफ, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें इल्म है तुम बोल क्या रहे हो? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर ये सच हुआ तो इतना बड़ा चांस मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। साहब, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे कैसे भाग सकती है वो? मैं सबको जिम्मेदारी देकर आया था। एक लड़की तुम लोगों से संभाली नहीं गई। यूसुफ की आवाज मजीद दब गई। साहब, समझ नहीं आ रहा वो कब निकली, कैसे निकली। शायद इसने मौका देखकर दीवार फलांगी है। इससे दांत भींचे। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? सो रहे थे सब। साहब, हमने हर तरफ तलाश की है लेकिन लगता है वो अब अपने बाप के घर पहुंच चुकी होगी। ये सुनते इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो बिस्तर से नीचे उतरा, तेज कदमों से कमरे में चलने लगा। मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, इसने धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा। एक भी काम के काबिल नहीं है तुम में से कोई भी। सबको फारे कर दूंगा मैं। साहब, मैं चुप। वो धाड़ा था। यूसुफ, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था और
तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर यूसुफ ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हम अभी समझ सकते हैं। वो रुका, आंखें सुकेड़ कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ फार्म हाउस की फुटेज आपके पास है। यूसुफ की आवाज अब कदरे संभली हुई थी। आप जो करना चाह रहे हैं खयाम हुसैन के साथ, वो काम इस फुटेज के जरिए हो सकता है। अंदाज मायनी खेज था। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे बात समझने की कोशिश कर रहा हो। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? साहब, यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, आप इसके बाप को ब्लैकमेल कर सकते हैं या कोई कहानी बना सकते हैं ऐसी कि वो इनकार भी ना कर सके। वो रुक गया, हाथ में पकड़ा मोबाइल इसकी गिरफ्त में सख्त हो गया था। चंद लम्हे इसने कुछ नहीं कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? इसकी आवाज पहले से धीमी थी कि हम। इसने बात अधूरी छोड़ दी। यूसुफ ने फौरन कहा, जी साहब, आप समझ गए हैं। अगर वो लड़की वापस अपने घर पहुंच गई है तो भी हम इसे वहीं से घेर सकते हैं, इसके बाप को मजबूर कर सकते हैं। खामोशी छा गई थी। कुछ लम्हे बाद इसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता एक मुस्कुराहट उभरने लगी। वो मुस्कुराहट सीधी नहीं थी, इसमें कुछ और ही था। यूसुफ, इसने नरम आवाज मगर मायने खेज लहजे में कहा, तुम वाकई कमाल के आदमी हो। जी साहब, इतना बेहतरीन मशवरा। वो हल्का सा हंसा, मुझे खुद क्यों नहीं सूझा। यूसुफ की आवाज में अब एतमाद था। साहब, बस आप हुक्म करें। वो खिड़की के पास जाकर रुका, बाहर देखते हुए बोला, अब ना वो लड़की बचेगी और ना इसका बाप। चंद लम्हे वो खामोश रहा, जैसे कुछ तरतीब दे रहा हो। यूसुफ, अब एक काम करो। जी साहब, फौरन मौलवी साहब के पास जाओ। यूसुफ चौंका, मौलवी साहब? हाँ, इसने आहिस्ता से कहा, और जो मैं तुम्हें कहूंगा वही करना। एक लफ्ज भी इधर नहीं होना चाहिए। जी साहब, आप बताएं। वो चलते हुए रुक गया, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। इसकी आवाज में अब वही सुकून था, मगर इसके पीछे खतरा साफ महसूस हो रहा था। यूसुफ मुसलसल जी साहब कहकर हर बात सुनता जा रहा था। बात मुकम्मल करके वो बोला, और याद रखना, इसने आखिर में कहा, ये काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को शक भी ना हो और वो सीधा दिल पर लगे। समझ गया साहब। अच्छा है। वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब खेल शुरू होगा। इसने कॉल काट दी थी। चंद लम्हे वो वहीं खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से खुद से बोला, अब देखते हैं खयाम हुसैन, तुम अपनी बेटी को कैसे बचाते हो। इसके चेहरे पर वही खतरनाक सुकून था, जैसे सब कुछ इसके काबू में हो। थोड़ी देर बाद वो अपने मुलाजिम के हमरा मलिक हवेली की तरफ रवाना हो गया था। एक लंबी मुसाफत तय करके गाड़ी हवेली के बड़े दरवाजे के सामने आकर रुकी तो चौकीदार फौरन दौड़ता हुआ करीब आया। कामयार ने आहिस्ता से शीशा नीचे किया, नजरें सीधी इस पर टिकाई और बेनियाजी से बोला, जाओ इत्तला दो, घर का दामाद आया है अपनी बीवी को लेने। चौकीदार एक लम्हे के लिए साकित रह गया, जिससे बात समझने में वक्त लगा रहा हो। फिर जल्दी से सर हिलाकर अंदर की तरफ चला गया। गाड़ी के अंदर चंद लम्हे खामोशी रही। यूसुफ ने एक नजर इस पर डाली, मगर कुछ कहा नहीं। कामयार का चेहरा गैर मामूली हद तक पुरसकून था, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। तकरीबन 5 मिनट बाद चौकीदार वापस आया। इसके चेहरे पर हल्की सी संजीदगी थी। खयाम साहब ने आपको मर्दान खाने में बुलाया है। गाड़ी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। आपको यही गाड़ी खड़ी करके पैदल अंदर जाना होगा। कामयार ने एक नजर यूसुफ की तरफ डाली, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया था। चलो अंदर चलते हैं। दोनों गाड़ी से उतरे तो गार्ड्स फौरन करीब आ गए थे। अभी वो आगे बढ़ने ही लगे थे कि चौकीदार ने हाथ आगे करके रास्ता रोक लिया था। कामयार साहब, गार्ड्स अंदर नहीं जा सकते। अगर आप यूसुफ साहब को साथ ले जाना चाहती हैं तो इजाजत है, इसके अलावा नहीं। यूसुफ ने फौरन कहा, साहब हमें गार्ड्स को साथ लेकर जाना चाहिए। वो अच्छे तरीके से जानता था इसकी दुश्मनी कितनी खराब है। कामयार ने हाथ के इशारे से इसे रोका, मैं अकेला काफी हूँ। क्यों घबरा रहे हो यूसुफ? फिर हल्की से मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो चलते हैं। वो सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया था। यूसुफ इसके पीछे था। मर्दान खाने में दाखिल होते ही इसकी नजर सीधी खयाम हुसैन पर जाकर रुकी, जो कुर्सी पर बैठे थे, और इनके साथ खड़ा इनका बेटा अजीम। दोनों के चेहरों पर संजीदगी थी। कामयार के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। दामाद आया है, इस्तकबाल नहीं करेंगे? अजीम का चेहरा फौरन सख्त हो गया था। वो एक कदम आगे बढ़ा और गुस्से से बोला,
दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? और आए क्यों हो तुम हमारी हवेली? वो बोला, अपनी मनकूहा को लेने आया हूँ। कल रात हमारा निकाह हुआ है और फिर मेरी बीवी भाग कर फार्म हाउस से यहाँ आ गई। अब इसे लेने आया हूँ। ये सुनते अजीम का गुस्सा भड़क उठा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसका गिरबान पकड़ लिया था। जुबान संभाल कर बात करे, अगर तूने मेरी बहन का नाम लिया तो। काम्यार ने इसके हाथ को देखा, फिर बगैर घबराए इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अभी तक नाम लिया ही कब है? एक लम्हे का वक्फा आया है, फिर वो आहिस्ता से बोला, अब लेता हूँ। जिमर को बुलाओ, मुझे इसे लेकर जाने है। अजीम का हाथ मजीद सख्त हो गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, यूसुफ फौरन आगे आ गया और दरमियान में आकर बोला, होश से अजीम साहब। ख़याम हुसैन ने हाथ उठाकर अजीम को पीछे हटने का इशारा दिया। छोड़ो इसे। अजीम ने दांत पीसते मगर गिरफ्त ढीली कर दी थी। ख़याम हुसैन ने सीधी नजर काम्यार पर डाली। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरी बेटी का निकाह तुमसे हुआ है? पागल हो गए हो तुम? इस तरह की बातें कर रहे हो तुम? कभी भी बहन बेटियों को बीच में नहीं लाते। अब कहाँ गई तुम्हारी वो शराफत? काम्यार ने हल्का सा सर झुकाया जैसे बात को तोल रहा हो। फिर जेब से फोल्ड किया हुआ कागज निकाला और इनकी तरफ बढ़ा दिया। मैं बीच में नहीं ला रहा, मैं तो अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। ये देखे निकाहनामा। ख़याम हुसैन ने कागज लिया, नजरें इस पर दौड़ाई। इनके चेहरे के तासुरात बदलने लगे थे। काम्यार ने बात जारी रखी, और अगर मजीद यकीन चाहिए, इसकी आवाज और भी नीची हो गई, तो मैं सुहाग रात की वीडियो भी दिखा सकता हूँ। अजीम का जब टूट गया था। इसने दोबारा हाथ उठाया, मगर इस बार यूसुफ पूरी तरह इसके सामने आ गया था। हाथ नीचे रखे कमरे में एक लम्हे के लिए तनाव जम गया था। ख़याम हुसैन की नजरें अब भी निकाहनामे पर थी। इन्होंने आहिस्ता से सर उठाया। ये झूठ है। काम्यार ने कंधे उचकाए, तो एक काम करें, अपनी बेटी को बुला लें, इसी के सामने सब बात हो जाएगी। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर ख़याम हुसैन ने गहरी सांस ली, जैसे कोई फैसला ले रहे हो। इन्होंने सर हिलाया, फिर साथ रखे इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया। जिमल को मर्दान खाने भेजो। इनकी आवाज में सख्ती थी। इंटरकॉम रखकर इन्होंने दोबारा काम्यार की तरफ देखा। अब सच सामने आ जाएगा। काम्यार के चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले नतीजा जानता हो। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और जिमल धीरे धीरे कदम रखती हुई मर्दान खाने में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, मगर जैसे इसकी नजर काम्यार पर पड़ी, इसकी रंगत एकदम सफेद पड़ गई थी। इसके होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकल सकी। काम्यार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। जी, यही है मेरी बीवी। कल ही हमारा निकाह हुआ है। आप निकाहनामा देख ही चुके हैं, जहां इसका अंगूठा लगा हुआ है। अगर फिर भी यकीन नहीं तो गवाह और मौलवी को भी पेश कर सकता हूँ। जिमल ने फौरन नफी में सर हिलाया। आवाज कांप रही थी। ये झूठ बोल रहे हैं, हमारा कोई निकाह नहीं हुआ। बाबा, ये सब गलत है। काम्यार ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन ऑन कर दी थी। झूठ। इसने वीडियो चलाकर मोबाइल सबकी तरफ कर दिया। वीडियो में वाज़ेह था कि वो इसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी से निकाल रहा है और अंदर ले जा रहा है। जिमल की सांस जैसे रुक गई। इसकी आंखें फैल गई थी। नहीं, ये ख़याम हुसैन और अजीम दोनों खामोश खड़े वीडियो देख रहे थे। इनके चेहरों पर हैरत और गुस्सा एक साथ था। काम्यार ने मोबाइल बंद किया और सीधा जिमल की तरफ देखा। अब भी कुछ कहना है? जिमल ने एक कदम पीछे हटाया। ये सच नहीं है, आप सबको धोखा दे रहा है। काम्यार ने आहिस्ता से सर झुकाया, फिर ख़याम हुसैन की तरफ मुड़ा। अगर मजीद यकीन चाहिए तो और भी सबूत मौजूद है। सुहाग रात की वीडियो, मगर शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अजीम का जब्त इस बार फिर टूट गया था। वो तेजी से आगे बढ़ा और काम्यार का गिरेबान पकड़ लिया। मैं मार डालूंगा तुझे। तूने मेरी बहन के साथ ये सब क्यों किया? काम्यार ने इसकी गिरफ्त की तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर घबराहट नहीं आई। वो संजीदगी से बोला, हाथ छोड़ो अजीम, अभी तुम्हें सच सुनना बाकी है। कोई सच नहीं है। जिमल चीखी। भाई, ये सब झूठ है, कहानी कुछ और है, और ये देखो, और बनाकर पेश कर रहा है। खामोश ख़याम हुसैन की गरजती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजी थी। जिमल सहम कर वहीं रुक गई। आज तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, वो सख्त लहजे में बोले। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बाबा, इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आप मेरी बात तो सुने।
आप समझ आए कि वो इसकी बात काटते हुए बोली, कल रात 4 बजे तुम लॉन में क्यों नजर आई थी? क्योंकि तुम वहां से भाग कर आई थी। जिमल ने बेबसी से सर हिलाया। नहीं बाबा, मैं आपको सब बताती हूँ, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, मुझे एक बार बोलने का मौका दें। ख्याम हुसैन ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में सख्ती थी, मगर कहीं न कहीं अंदर कुछ और भी था। फिर इन्होंने नजर हटा ली। चंद लम्हे बाद वो आहिस्ता से आगे बढ़े और सबके सामने कामयार के सामने हाथ जोड़ दिए। ले जाओ इसे, मैं तुमसे बाद में तुम्हारे डेरे पर मिलूंगा। बाबा, अजीम चीखा, ये आप क्या कर रहे हैं? खामोश रहो, इन्होंने सख्ती से कहा। जब हमारी अपनी औलाद ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा तो हम किसी और को क्या इल्जाम दें? ये कहकर इन्होंने मुंह मोड़ लिया था। जिमल जैसे पत्थर की हो गई थी। बाबा, आप मुझे ऐसे नहीं भेज सकते, मैं बेकसूर हूँ। इसकी आवाज टूट रही थी, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया था। कामयार के होठों पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट फैल गई थी। वो सीधा इसकी तरफ बढ़ा था। चलो यहाँ से। जिमल ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की। नहीं, मुझे मत ले जाएं। मगर इसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया था। इसकी कलाई मजबूती से पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया था। ज्यादा ड्रामा मत करो, छोड़े मुझे, वो तड़पती थी। बाबा प्लीज ऐसा मत करे, मैं बेकसूर हूँ। मगर ख्याम हुसैन ने पलट कर नहीं देखा। कामयार इसे खींचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा था। यूसुफ खामोशी से पीछे हो लिया। दरवाजा खुला फिर बंद हो गया था। मर्दान खाने में रह जाने वाली खामोशी पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थी। वो इसे सीधा बाहर ले आया था। इसके लाख एहतजाज के बावजूद इसे गाड़ी में बिठाया था और सीधा मस्जिद के लिए रवाना हो गया था। गाड़ी मस्जिद के सामने आकर रुकी तो उसने फौरन दरवाजा खोला और नीचे उतर आया था। एक लम्हा भी जाया किए बगैर इसे पिछली नशिस्त का दरवाजा खोला और जिमल का हाथ पकड़कर इसे बाहर खींच लिया था। छोड़ो मेरा हाथ। वो झटके से पीछे हटी। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ मसला क्या है? अगर कल रात तुमने मेरी मदद की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे खुदा बन जाओगे। कामयार के चेहरे पर नागवारी आई। अस्तगफिरुल्लाह। वो सर्द लहजे में बोला, मैं मरकर भी ऐसा ख्वाब नहीं देखूंगा। इसने इसकी कलाई दोबारा मजबूती से पकड़ी थी। तुम मेरे साथ अंदर जा रही हो और हमारा निकाह हो रहा है। मुझे किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए। जीमल ने झटका दिया, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मेरी इज्जत अभी भी महफूज है। मैंने अपनी जान पर खेल कर अपनी हिफाजत की है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर यकीन कर लूंगी? कामयार ने हल्का सा तंजिया सांस लिया। झूठी बातें? हाँ, वो तेजी से बोली। कौन सी वीडियो सिर्फ गोद में उठाकर कमरे में ले जाने से कोई बदनाम नहीं हो जाता? कामयार के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर इसमें नरमी नहीं थी। अरे अरे, होने वाली बेगम। वो झुककर इसके करीब आया। इतना क्यों सोचती हो? मैं दिखाता हूँ ना असल बदनामी कहाँ होगी। इसने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन ऑन कर दी थी। जिमल की सांस रुक गई जब इसने वीडियो चलाई। स्क्रीन पर खुद थी और कामयार वो लम्हे जब वो बेहोश थी और वो इसके कपड़े बदल रहा था। नहीं, इसकी आंखें फैल गई थी। वो फौरन आगे बढ़ी। ये बंद करो। वो मोबाइल छीनने के लिए लपकी, मगर इसने फौरन हाथ पीछे कर लिया था। होश में रहो, ये तुमने क्या की है? इसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मेरी मैंने कुछ नहीं किया। इसकी बात काट दी थी। सिर्फ तुम्हें बचाया है और साथ में कुछ सबूत भी महफूज कर लिए हैं। सिमल ने सर नफी में हिलाया। आंखों में आंसू भर आए थे। ये जुल्म तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। वो इसकी बात सुनकर हंसकर बोला, फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये फुटेज अगर तुम डिलीट भी कर दो तो कोई फायदा नहीं। मेरे पास डेटा में महफूज है। वो चंद लम्हे इसे देखती रही, जिसे यकीन ना आ रहा हो। तो अब इसने आहिस्ता से कहा, निकाह कर रही हो या फिर मैं ये वीडियो वायरल करके तुम्हें तबाह कर दूं? ये सुनकर इसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे। चंद लम्हे वो कुछ बोल नहीं सकी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? कामयार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी नजरें बस इस पर जमी रहीं। जिमल ने आहिस्ता से सर झुका लिया। इसके हाथ कांप रहे थे। खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा, इसने बामुश्किल कहा। तुम जो मेरे बाप का बदला ले रहे हो, तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। कामयार ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर इसकी कलाई दोबारा पकड़ी और अपनी तरफ खींचा था। जो भी होगा मुझे मंजूर है। वो इसे जबरदस्ती अपने साथ लिए मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ा था।
زمل نے ایک بار پھر رکنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم جیسے بے جان ہو چکے تھے۔ چلو، اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ دروازہ پار کرتے ہوئے زمل نے آخری بار پیچھے دیکھا، جسے کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہو، مگر اب کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ وہ اسے اندر لے گیا تھا اور دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا تھا۔ وہ اسے اندر لے تو آیا، مولوی صاحب نے اسے دیکھتے فوراً کھڑے ہو کر سلام کیا۔ کون نہیں جانتا تھا کامیار خانزادہ کو؟ ہر شخص اس کے نام سے ہی خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ کامیار نے سرسری سا جواب دیا اور سیدھی بات پر آ گیا۔ آج صبح یوسف نے آپ سے جو نکاح نامہ بنوایا تھا، یاد ہے؟ مولوی صاحب نے ہلکی سی الجھن سے اسے دیکھا، مگر وہ بات مکمل کرتے اس سے پہلے ہی وہ بات کاٹ کر بولا، اب اس نکاح کو سچ کرنا ہے۔ مولوی صاحب ایک لمحے کو رکے، پھر زمل کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی، اور الجھن بھرے انداز میں بولے، میں آپ کی بات پوری طرح نہیں سمجھا کامیار صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح بوکھلا گئے تھے۔ گاؤں کا اتنا بڑا رئیس آدمی ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جس کا چرچا پورے گاؤں میں تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہی انہیں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کامیار نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، سمجھنے والی کوئی مشکل بات نہیں ہے، ابھی آپ نے میرا اور اس لڑکی کا نکاح پڑھوانا ہے۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، صبح یوسف نے جھوٹا نکاح نامہ لیا تھا، اب حقیقت پر مبنی نکاح نامہ بنوانا ہے اور شرعی طور پر اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانا ہے۔ اس میں کوئی مشکل راکٹ سائنس تو نہیں ہے؟ مولوی صاحب نے فوراً سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے، نکاح تو پڑھوا دیں گے، آپ کو گواہوں کا انتظام کر لیں۔ انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی تھی، جانتے تھے کہ کامیار خانزادہ سے الجھنا مطلب اپنی نوکری اور زندگی کو مشکل میں لانے کے برابر ہے۔ کامیار نے یوسف کی طرف دیکھا، یوسف نے فوراً اشارہ سمجھ لیا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ کامیار نے زمل کی کلائی تھامی اور اسے لے کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی مگر اس نے گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دی تھی۔ اس کو جھنجھلاتے دیکھ کے وہ سنجیدگی سے بولا، قالین میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، جو تم اتنا اچھل رہی ہو، سیدھی بیٹھو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ چند منٹ کے اندر دو گواہ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ فارم مولوی صاحب کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ کاغذات دیکھتے ہوئے سر ہلاتے رہے۔ زمل بنت خیام حسین، زمل کے ہاتھ ہلکے سے کانپے تھے۔ وہ یہ سب روک دینا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں اس آدمی کے ساتھ بیٹھنا بھی اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا، جس نے محض ایک دشمنی کے بدلے اس کی زندگی کو بھی چوراہے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس کا باپ اس کے بارے میں غلط سمجھتا ہے، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر بہت تکلیف دے رہی تھی۔ مولوی صاحب کی آواز ایک بار پھر ہلکے سے برآمد ہوئی تھی، اور کامیار خانزادہ ولد سلیمان خانزادہ۔ کامیار سیدھا بیٹھا تھا، چہرہ سنجیدہ، جیسے یہ سب ایک معمول کی کاروائی ہو۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے قلم رکھا، پھر دونوں کی طرف دیکھا، اجازت ہے نکاح شروع کروں؟ اس درمیان گواہ وغیرہ بھی آ چکے تھے۔ کامیار نے بغیر کچھ کہے سر ہلا دیا تھا۔ مولوی صاحب نے زمل کی طرف رخ کیا، بیٹی اپنا نام بتائیں۔ زمل کی آواز بامشکل نکلی، زمل خیام حسین۔ اس کے نام کی وضاحت کے بعد انہوں نے ایک بار پھر فارم کو دیکھا تھا اور اب سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، زمل بنت خیام حسین۔ مولوی صاحب نے واضح انداز میں کہا، آپ کا نکاح کامیار خانزادہ ولد سلیمان خانزادہ کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے۔ مہر مقرر ہے 4 لاکھ روپے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زمل نے آنسو بھری آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے کامیار کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے، پھر آہستہ سے آواز نکلی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، زمل بنت خیام حسین، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر لی اور آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ہلکی سی سسکی لی، پھر سر ہلا کر کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے کاغذ پر نشان لگایا، پھر کامیار کی طرف رخ کیا۔ کامیار خانزادہ ولد سلیمان خانزادہ، آپ کا نکاح زمل بنت خیام حسین سے طے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کامیار کی آواز مضبوط اور صاف تھی۔ قبول ہے۔ دوبارہ سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔
तीसरी बार भी वही सवाल दोहराया गया। कबूल है। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। मौलवी साहब ने निकाह मुकम्मल होने का ऐलान किया और कागजात इनकी तरफ बढ़ा दिए थे। दस्तखत कर दें। कामयार ने फौरन कलम उठाया और बगैर किसी हिचकिचाहट के दस्तखत कर दिए। फिर कागज जमल की तरफ बढ़ाया गया था। इसके हाथ कांप रहे थे। इसने कलम पकड़ा। चंद लम्हे कागज को देखती रही जैसे अल्फाज समझने की कोशिश कर रही हो। मौलवी साहब नरमी से बोले, दस्तखत करें बेटी। इसे लब भींचे आंसू फिर से बहने लगे और आखिरकार इसने कांपते हाथ से अपने नाम के नीचे दस्तखत कर दिए थे। कागज वापस मौलवी साहब के पास चला गया था। मुबारक हो, निकाह मुकम्मल हो गया। कामयार ने हल्का सा सर झुकाया जैसे रस्मी बात सुन रहा हो। जेमल ने सर मजीद झुका लिया था जैसे खुद को समेट लेना चाहता हो। कामयार ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा, फिर खड़ा हो गया था। चलो। जेमल ने एक लम्हे के लिए आंखें उठाई मगर कुछ कहा नहीं। वो खामोशी से खड़ी हो गई थी। जानती थी कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। जो होना था वो हो चुका है। अब बेहतर यही है कि खामोशी इख्तियार की जाए। जब बाप और भाई ने भरोसा नहीं किया तो फिर इस अजनबी इंसान से वो और क्या तवक्को करती। इसके कदम भारी थे मगर वो इसके साथ चल पड़ी थी। वो निकाह के बाद सीधा इसे लेके खान हवेली आया। रास्ते के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। एक दो दफा कामयार ने इरादा किया इसको समझाए वहां हवेली में हालात कैसे हो सकते हैं, मगर वो खामोश रहा। इसे अपनी जात पर मुकम्मल भरोसा था कि वो सब संभाल लेगा और वो कामयार खानजादा था, सब संभालने की सलाहियत रखता था। जैसे दोनों लाउंज में दाखिल हुए, सामने सोफों पर बैठे सुलेमान खानजादा और नाजिया बेगम पर नजर पड़ी। दोनों चाय के कप हाथ में लिए बैठे थे। दूसरी जानिब कामयार को एक लड़की के साथ देखकर दोनों फौरन उठ खड़े हुए थे। नाजिया बेगम ने हैरत से इसे देखा। ये कौन है? आज तक इनका बेटा कभी भी किसी लड़की को हवेली नहीं लाया था। इनके लिए ये मंजर हैरान को नहीं था। कामयार चंद कदम आगे बढ़ा, सीधा खड़ा हुआ और बिल्कुल बेतासुर लहजे में बोला, मैंने निकाह कर लिया। आप दोनों की बहुत ख्वाहिश थी ना मेरी शादी हो। देखिए मैं दुल्हन ले आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बीवी पसंद आएगी। निकाह मस्जिद में हुआ। एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई थी। नाजिया बेगम के चेहरे पर परेशानी और हैरत एक साथ आई थी। ये खयाम साहब की बेटी है ना? वो तेजी से बोली। इन्हें एक लम्हा लगा था जेमल को पहचानने में। तुमने इस लड़की से शादी कर ली, अपने बाप के दुश्मन की बेटी से? तुम मजाक कर रहे हो ना? वो वाकई हैरानगी की कैफियत में थी। कल तक जिस इंसान को खत्म करने के ख्वाब इनका बेटा सजा रहा था, आज इसकी बेटी को इस घर की बहू बना लाया था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। कामयार ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है। अभी मेरी दुल्हन है और इसका बाप मेरा गुलाम। जेमल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा मगर कुछ बोल ना सकी। दिल चाह रहा था कि अपनी भड़ास निकाले मगर फिलहाल इसने खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। इतने में सुलेमान खानजादा का चेहरा सख्त हो गया था। वो गुस्से में आगे बढ़े। ये क्या बकवास है? इनकी आवाज लाउंज में गूंज उठी थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी भी दुश्मन को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना, और तुमने इसकी बेटी से निकाह कर लिया। एक दफा भी हमसे जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुमने कितने बड़े अजाब को गले लगाया? तुम्हारा दिमाग चल गया है। किसने बोला था इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के लिए? पागल हो तुम। मैंने तुम्हें इस बात का मशवरा दिया है कभी, बल्कि मैंने तुम्हें हमेशा यही समझाया कि अपने काम से काम रखा करो, दुश्मनी को गले मत लगाओ, मगर तुम मेरी सुनते क्यों नहीं? इन्होंने गुस्से से जिमल की तरफ हाथ बढ़ाया। निकालो इसको यहाँ से। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में पड़ने नहीं दे सकता। मेरी 4-5 औलादे नहीं है, मेरा सिर्फ एक बेटा है। जिमल एक कदम पीछे हटी मगर कामयार फौरन इनके सामने आ गया था। इस हरकत पर इसका दिमाग एक लम्हे में खराब हुआ था और वो इनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? इसकी आवाज सख्त हो गई थी। आप मेरी आंखों के सामने इस पर हाथ उठाने जा रहे हैं? क्या हो गया आपको? सुलेमान साहब ने तेज लहजे में जवाब दिया, मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, मैं सिर्फ इसे निकाल रहा था। उल्टी बात मत करो। इसके सवाल पर वो बुरी तरह गड़बड़ा गए थे। हालांकि इनका इरादा मारने का नहीं था मगर बेटे के टोकने पर इनकी जुबान लड़खड़ाई थी। कामयार की आंखों में गुस्सा उतर आया था। वो उंगली उठाकर बोला, इस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, इसके बाप के भी, लेकिन आप में से कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता।
नाजिया बेगम घबरा कर बोली, कामयार ये तुम क्या कह रहे हो? ये किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर सर्द लहजे में बोला, क्योंकि ये अब मेरा नाम है, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसका गला भी दबा सकता हूँ, इसके सांसें भी रोक सकता हूँ। हर बात का इख्तियार मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस बात की इजाजत मैं आप दोनों को बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप इसकी तरफ सख्त नजर से भी देखें। कमरे में खामोशी छा गई थी। इसने एक कदम पीछे हटकर जिमल का हाथ पकड़ा। इसकी गिरफ्त मजबूत थी और अभी ये यहीं रहेगी। अगर एतराज है तो फिर ये सिर्फ ये नहीं, मैं भी जाऊंगा। न जाने क्यों अचानक इसे शदीद गुस्सा आया था। इसके बचपन से आदत थी कि खुद अपने से मुंसलिक चीजों को तोड़कर फेंक देता था, लेकिन अगर कोई इसकी चीज को हाथ लगाता था, इसको बख्शता नहीं था, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। ये कहकर वो मुड़ा और सीधा इसे खींचता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। जिमल ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। इसकी आंखों में बेबसी थी, मगर वो कुछ कह नहीं सकी। लाउंज में सलमान खानजादा वहीं खड़े रह गए, फिर आस्था से सोफे पर बैठ गए थे। नाजिया बेगम ने सर पकड़ लिया था और ऊपर जाते हुए कामयार के कदम एक लम्हे के लिए भी नहीं रुके थे, जैसे वो पहले फैसला कर चुका हो कि अब पीछे कुछ नहीं छोड़ना है। वो इसे सीधा अपने कमरे में लाया था। अंदर दाखिल होते जिमल ने फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया था। इसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी एक साथ थी। ये सब क्या कर रहे हो तुम? इसकी आवाज बुलंद हो गई थी। मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे बताओ। कामयार ने दरवाजा बंद किया और चंद कदम आगे आकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। तुम्हारा बाप मेरे बाप का जानी दुश्मन है, इसने बगैर किसी तौकफ के कहा। तुम्हारा भाई हर वक्त मेरा गिरबान पकड़कर मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। जायदाद के लिए 2 दफा मुझ पर कत्ल की कोशिश हो चुकी है। जिमल ने आंखें फैलाकर इससे देखा और हैरत भरे लहजे में बोली, तो इसका मतलब ये है कि तुम इसका बदला मुझसे ले रहे हो? अब मुझे समझ आया कि तुमने मेरी मदद क्यों की। कामयार ने सर्द नजरों से इसे देखा और बोला, अब अगर मेरे हाथ में इनकी कोई दुखती रग आ गई है तो मैं इसे छोड़ूंगा क्यों? इंसान सिर्फ एक मौके की तलाश में होता है और वो मौका तुम्हारे बाप और भाई ने तुम्हारी सूरत में मुझे दिया है। मैं इस मौके को कभी जाया नहीं होने दे सकता। तुम्हारे बाप और भाई ने मुझे और मेरे बाप को कई दफा जलील करने की कोशिश की है। 2 दफा मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हसद और जलन की बुनियाद पर। अब जब इस घर की बेटी मेरे पास होगी तो ऐसा कुछ भी करने से पहले वो 1000 मर्तबा सोचेंगे। इनके सर मेरे सामने झुकेंगे और वो लोग अपनी औकात में रहेंगे। जिमल का सांस तेज हो गया। वो इसको देखते हुए बेयकीन लहजे में बोली, मैंने सुना था कामयार खानजादा औरतों की इज्जत करता है, इनके साथ कभी बुरा सलूक नहीं करता। खान हवेली की औरतें खुश नसीब हैं, क्योंकि इस खानदान के मर्द औरत को पैर की जूती नहीं बल्कि सर का ताज समझते हैं। महज अपने घर की औरत को नहीं बल्कि बाहर की गरीब औरतों को भी घर की बेटियों की तरह इज्जत दी जाती है। लेकिन आज तुम्हारी असल हकीकत मेरे सामने आ गई है। तुम दुश्मनी के नाम पर औरत को भी रोन सकते हो, जंग में भी औरत को मारने का हुक्म नहीं है, और तुम एक अनजानी दुश्मनी की भेंट मुझे चढ़ाना चाहते हो जिसके अलिफ से भी मैं वाकिफ नहीं हूँ। कामयार ने एक लम्हे को इसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अब तुम्हें जो समझना है समझो। वो एक कदम इसके करीब आया, लेकिन एक बात याद रखो, अब तुम यहाँ रहोगी और मेरे टुकड़ों पर रहोगी। फजूल बातें करके बिला वजह मुझे इमोशनल करने की जुर्रत मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी इमोशनल होने वाला नहीं हूँ। जो मैंने सोच लिया है वो मैं करूंगा, हर कीमत पर, अपना बदला लिए बगैर। ना मैं तुम्हें जाने दूंगा और ना तुम्हारे बाप और भाई को। जिमल ने फौरन जवाब दिया, ये तुम्हारी भूल है कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हो। मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं रहूंगी। मैं बहुत जल्द अपना बंदोबस्त करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कामयार ने इसकी बात काट दी थी, ये सब सिर्फ ख्याली पलाव है। मेरी इजाजत के बगैर अब तुम कमरे से बाहर तक नहीं जा पाओगी। आई बात समझ? जिमल ने गुस्से से इसकी तरफ देखा था। तुम समझते क्या हो खुद को? वो बिल्कुल पुरसुकून खड़ा रहा और वो इसे देखते हुए बोला, खुद को तुम्हारा शौहर और इसके घर का वारिस समझता हूँ। अभी कुछ वक्त के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हें खत्म कर देंगे। इतनी दुश्मनी है तुम्हारे बाप और भाई से, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं इसके लिए नहीं कह रहा कि तुम्हें मेरी इजाजत दरकार है। कमरे से बाहर जाने के लिए मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ
کہ باہر کے معاملات میں ہی دیکھ سکتا ہوں. اپنے ماں باپ کو کیسے قابو کرنا ہے میں جانتا ہوں. تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا مجھ سے پوچھ کر باہر جانا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو نہ میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑوں گا. زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ خود کو روک رہی تھی. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. کامیار نے ہلکی سی بے نیازی سے مسکرا کر جواب دیا. مجھے تمہاری معافی چاہیے بھی نہیں. وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم میری بیوی بننے کے لائق ہو بھی یا نہیں. یہ سن کر زمل کا چہرہ سخت ہو گیا تھا. میری عزت محفوظ ہے. اس نے فوراً کہا، ہاں میری حالت خراب تھی، میں تمہیں نامناسب حالت میں ملی تھی، لیکن میری عزت پر کوئی حرف نہیں آیا. اس کی گواہی تم میرے گھر کی ملازمہ سے بھی لے سکتے ہو. کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی. کامیار نے تھوڑا سا سر جھکایا، پھر آہستہ سے بولا، ویسے تمہارے ساتھ تو ہوا کیا تھا؟ کچھ بتاؤ تو. زمل نے فوراً منہ موڑ لیا. مجھے تم جیسے انسان سے کوئی بات نہیں کرنی. اس کی آواز میں سختی تھی مگر آنکھیں بھیگ رہی تھیں. کامیار چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا. اس کے چہرے پر کوئی فوری رد عمل نہیں ہوا تھا. پھر وہ خاموشی سے پلٹا، دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا تھا. دروازہ بند ہونے کے بعد کمرے میں زمل اکیلی رہ گئی تھی. کچھ دیر تک وہ کھڑی رہی تھی اور پھر چپ چاپ بیٹھ گئی تھی. پورا دن معمول کے مطابق گزرتا جا رہا تھا. رات کافی ہو چکی تھی. رات کے 2 بجے زمل آہستہ آہستہ کچن میں گھوم رہی تھی. کیبنٹس کھول رہی تھی، کبھی فریج دیکھ رہی تھی. چہرے پر تھکن اور بھوک دونوں صاف تھے. یہاں آنے کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا تھا. اب برداشت ختم ہو رہی تھی. وہ بھی ایک شیلف کھول رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی. وہ فوراً پلٹی. کامیار کھڑا تھا. وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گئی، پھر سنبھل کر کھڑی ہو گئی تھی. کیا کر رہی ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا. کھانا چوری کرنے آئی ہوں. زمل نے فوراً جواب دیا، میں چوری کرنے نہیں آئی، کھانا لینے آئی ہوں. کیا تمہارے گھر میں کوئی کھانا کھائے تو اسے چوری کہتے ہو؟ کامیار نے اس کی بات پر ہلکی سی مسکراہٹ دبائی. بیٹھ جاؤ، میں دے دیتا ہوں. زمل نے فوراً طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، کامیار خانزادہ، اس حویلی کا اکلوتا وارث، اتنی بڑی جائیداد کا مالک، میرے لیے کھانا نکالے گا؟ آپ کی انا کو چوٹ تو نہیں لگے گی؟ کامیار نے کندھے اچکائے. ارے بھائی بیٹھ جاؤ، کھا کر پھر لڑ لینا. زمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی تھی. کامیار نے فریج کھولا، کچھ کھانا نکالا اور پلیٹ میں رکھ کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا. زمل نے بغیر کچھ کہے کھانا شروع کر دیا تھا. وہ بھوکی تھی اس لیے رفتار تیز تھی مگر انداز خاموش. کچھ دیر بعد کامیار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ویسے بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ زمل نے فوراً سر اٹھایا تھا. مجھے تم سے ہمدردی نہیں چاہیے، لیکن انسانیت کے ناطے بتا سکتی ہوں، اور میں جانتا ہوں تم پاک دامن ہو، اس لیے ابھی میری بیوی ہو. زمل نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے کچھ نہیں بتانا اور بہتر ہے تم بار بار نہ پوچھو. وہ تھوڑا رکی اور پھر تلخی سے بولی، اور ویسے بھی میں تمہاری بیوی اس لیے ہوں کیونکہ تم میرے باپ سے بدلہ لینا چاہتے تھے. تم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اب مجھے سکون سے کھانے دو. کامیار نے اس کی بات سن کر ہلکا سا سانس لیا. بدلہ ایسے ختم نہیں ہوتا. زمل نے فوراً سر اٹھایا. کیا مطلب؟ وہ چند قدم اس کے قریب آیا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، ابھی تک تم میرے بستر تک نہیں آئی. میں نے تمہارے ساتھ وہ رات نہیں گزاری. بدلہ تو تب مکمل ہوگا جب تم میرے بچے کی ماں بنو گی. تمہارے بھائی کو میرے بچے کا ماموں بننا ہوگا. یہ سن کر زمل کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی. تمہاری سوچ ہی گھٹیا ہے، مجھے نہیں کھانا. وہ کرسی پیچھے دھکیل کر جانے لگی. کامیار نے اس کی حرکت دیکھ کر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، اچھا بھائی کھا لو، میں جا رہا ہوں. وہ پلٹا اور کچن سے باہر نکل گیا تھا. دروازہ بند ہوتے زمل وہیں کھڑی رہی تھی. چند لمحے بعد وہ آہستہ سے واپس پلٹ کر سے دیکھا اور پھر خاموشی سے کھانا دوبارہ شروع کر دیا تھا. 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے. وہ اپنے ڈیرے کے کمرے میں بیٹھا زمینوں کے کاغذات اور رجسٹر دیکھ رہا تھا. سامنے میز پر فائلیں بکھری ہوئی تھیں. اس کا دھیان مکمل طور پر حساب کتاب میں تھا کہ دروازہ کھلا اور یوسف اندر داخل ہوا. کامیار نے بغیر سر اٹھائے کہا، کیا ہوا؟ یوسف تھوڑا آگے آیا. صاحب باہر خیام حسین آئے ہیں، آپ سے ملنے کی درخواست کر رہے ہیں. کامیار نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے کا انداز بدلا، رجسٹر ایک طرف رکھا اور ہلکے سے بولا، بھیجو اندر.
آج حسین صاحب سے ملاقات ہو ہی جائے۔ یوسف سر ہلا کر باہر نکل گیا تھا۔ چند منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلا، خیام حسین اندر داخل ہوئے۔ کامیار نے انہیں دیکھتے ہی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ دی۔ خیام حسین نے اندر آتے ہی سنجیدہ انداز میں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ کامیار نے سر ہلایا اور ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھ جائیں۔ خیام حسین بیٹھ گئے مگر ان کا چہرہ سخت سنجیدہ تھا۔ میں تم سے آج کوئی طنزیہ بات کرنے نہیں آیا، ایک بیٹی کا باپ بن کر آیا ہوں، یعنی اپنے داماد سے بات کرنے۔ کامیار نے بھویں اٹھائیں۔ کیا بات ہے خیام صاحب، دماغ کی کوئی رگ ہل تو نہیں گئی؟ اچانک اتنے نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ خیام حسین نے اس بات کو نظر انداز کیا اور مزید بولے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے جو میری مدد کی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ کامیار کے چہرے پر ہلکی سی الجھن آئی تھی۔ اچھا، تو یہ تعریف کا دور چل رہا ہے۔ خیام حسین نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں تم نے میری بیٹی سے نکاح دشمنی میں کیا، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو گے۔ تمہارے باپ نے تمہیں ایسی تربیت نہیں دی کہ تم عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہو۔ کامیار نے ہلکا سا طنز کیا، یہ آپ کی تعریف کریں یا مسکا لگا رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، خیام حسین نے سیدھا جواب دیا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہے تھے، پھر آہستہ سے بولے کہ مجھے معلوم ہے زمل تمہیں جھاڑیوں میں ملی تھی۔ یہ سن کر کامیار کا چہرہ بدل گیا تھا۔ خیام حسین نے بات جاری رکھی، میرا چھوٹا بھائی رمیز میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا۔ زمل نے کئی بار مجھے اشاروں میں بتایا مگر میں سمجھ نہیں پایا۔ میں نے سوچا وہ غلط کہہ رہی ہے۔ کامیار خاموش ہو گیا تھا۔ پھر میں نے فوٹیج دیکھی، اس میں صاف نظر آیا کہ رمیز پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میری بیٹی کی حالت بہت خراب تھی، ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ یہ بات مجھے تمہارے ملازم یوسف سے بھی معلوم ہوئی کہ وہ جھاڑیوں میں ملی تھی۔ کامیار کے چہرے پر سختی آ گئی مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ خیام حسین نے جیب سے ہاتھ نکالا اور میز کے کنارے رکھ دیا۔ میں نے جب وہ نکاح نامہ دیکھا اسی لمحے مجھے حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے تھے، لیکن میں خاموش رہا تھا کیونکہ اگر میں رمیز کو روکتا تو عظیم تک بات پہنچتی اور پھر وہ فوٹیج دیکھتا، گھر میں خون خرابہ ہو جاتا۔ میں نے رمیز کو جائیداد سے نکال دیا مگر اپنے بیٹے کو سچ نہیں بتا سکتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ خیام حسین آہستہ سے کھڑے ہوئے اور ایک لمحے کے لیے رک کر بولے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو خوش رکھنا، وہ بہت معصوم ہے، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، نہ ہی دشمنوں میں آئی۔ وہ واقعی جھکے مگر کامیار فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کریں آپ؟ مگر خیام حسین مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گئے تھے۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اسے ٹوٹنے نہ دینا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ دروازہ بند ہوا، کامیار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، نہ طنز نہ غرور، بس خاموشی تھی اور ایک ایسا سکوت جو اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ پورا دن اس نے ڈیرے پر ہی گزار دیا۔ رات 10 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ زمل خاموشی سے بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی خاموش اداسی بھی۔ وہ چند لمحے وہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج تمہارے بابا ڈیرے پر آئے تھے مجھ سے ملنے۔ زمل نے فوراً سر اٹھایا۔ کیا؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ بابا واقعی تم سے ملنے آئے تھے؟ انہوں نے سب تعلقات مجھ سے ختم کر دیے کیا؟ کامیار نے سر ہلایا۔ نہیں، انہوں نے کوئی تعلق ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سچائی بتائی ہے جو تمہارے ساتھ ہوئی۔ زمل کی آنکھوں میں الجھن آ گئی۔ کون سی سچائی؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہارے چاچو ہی تمہارے اصل مجرم ہے، تمہارے باپ کو یہ سب معلوم ہے۔ زمل کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کامیار نے گہری سانس لی۔ میں بھی شرمندہ ہوں، تم اتنا سب کچھ برداشت کرتی رہی اور میں نے بھی تم پر ظلم کیا۔ میں نے سچ میں تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے تم سے نکاح کیا تھا، لیکن کبھی یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں تکلیف دوں یا تم اپنی زندگی کا بوجھ بناؤ۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کامیار نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے۔ غلطی تھی، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ ہم اس رشتے کو وقت دے سکتے ہیں، ابھی کچھ بھی فوراً نہیں ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور جب تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا تب یہ رشتہ آگے بڑھے گا۔ زمل خاموش رہی، نظریں نیچے تھی۔
میرے بابا کو سچ کیسے پتا چلا؟ سی سی ٹی وی فوٹیج سے، کامیار نے جواب دیا۔ اسی میں سب کچھ واضح تھا۔ رمیز نے خود سب ظاہر کر دیا۔ اس رات جب وہ تمہارے پیچھے بھاگا تھا وہ سب فرنٹ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ زمل کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ میں نے اسے اپنا باپ سمجھا تھا۔ کامیار نے اس کی طرف دیکھا اور مزید بولا، تمہارے بابا نے تمہیں میرے ساتھ اس لیے بھیجا تھا کہ گھر میں مزید خون خرابہ نہ ہو۔ اگر عظیم کو سچ پتہ چلتا تو وہ رمیز کو مار دیتے۔ زمل نے آہستہ سے سر ہلایا مگر آنکھوں میں درد تھا۔ تو اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کامیار نے نرمی سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم چاہو تو رمیز کو سزا دلوانے میں تمہارے ساتھ دوں گا۔ زمل اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے باپ سمجھا تھا مگر وہ کبھی باپ تھا ہی نہیں۔ وہ ظالم انسان ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر زمل نے دھیرے سے پوچھا، کیا واقعی تم اپنے کیے پر نادم ہو؟ کامیار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر ہلایا۔ ہاں، زمل نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی، لیکن مجھے وقت چاہیے ہوگا، میں بھی اس رشتے کو آغاز نہیں کر سکتی۔ کامیار نے سر ہلایا، میں انتظار کروں گا۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا تھا۔ زمل ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم اور حیرت ایک ساتھ آ گئے تھے۔ کامیار پیچھے ہٹا اور دھیرے سے بولا، یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہیں وقت دوں گا اور تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ زمل نے نظریں جھکا لی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی لرزش تھی مگر آنکھوں میں اب آنسو کم اور سکون زیادہ تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر یہ خاموشی پہلے جیسی بھاری نہیں تھی۔ یہ کسی نئے آغاز کی خاموشی تھی۔